नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित और आप देख रहे हैं समर्थ एग्जाम प्रेप। और लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उसके अंदर हमने चेक किया था कि किस तरीके से जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स है वो वर्क करती है, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके अंदर मेंडेलियन जेनेटिक्स वह काम में आती है। और हमने मेंडल्स के रूल से लेके और जो बेसिक्स है जेनेटिक्स का वो पूरा स्टडी किया था। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे जो CUCT का बायोलॉजी डोमेन है, उसके अंदर लेक्चर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस लेक्चर के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस है, यानी कि जो रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है, ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से DNA की स्ट्रक्चर्स होती है, किस किस तरीके से टाइप्स ऑफ RNA जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और उनका क्या एप्लीकेशंस आगे जाके होता है, वो सारा जो है इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो कंटेंट रहेगा इस चैप्टर का वो कौन सा रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले हम DNA RNA के बारे में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर DNA का जो पैकेजिंग मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे, फिर DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल, जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो पुराने साइंटिस्ट ने की थी जिसमें कि ये प्रूव हुआ था कि DNA जो है वो है जेनेटिक मटेरियल। उसके अलावा रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ऑपरेंट कॉन्सेप्ट है, फिर ट्रांसलेशन पे आएंगे और फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से होते हुए DNA फिंगरप्रिंटिंग पे इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो आपको इतना ध्यान में रहना चाहिए कि किस तरीके से ये पूरा चैप्टर है और ये इसमें से जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि पूरी जो यूनिट है आपकी, जो लास्ट चैप्टर था ये चैप्टर है और इससे आगे बढ़ा चाहिए, ये पूरा चैप्टर जो है ये आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स में आते हैं जिनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि DNA वर्सेज RNA में क्या होगा। तो DNA की फुल फॉर्म हमें पता है कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एसिडिक नेचर होता है DNA का, वो हम जानते हैं कि H3PO4 की वजह से होता है। साथ के अंदर इसके अंदर डीऑक्सी राइबोज, यानी कि जो आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलती है इसके अंदर, उसके बेस पे डीऑक्सी राइबोज, ये इसका शुगर वाला पार्ट है। और साथ के अंदर इसके अंदर मिलेंगे आपको नाइट्रोजीनस बेसिस। तो नाइट्रोजीनस बेसिस, ये तीन जो होते हैं आपके, ये क्या करेंगे, एक नाइट्रोजीनस बेसिस, एक राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर और साथ में H3PO4, ये ट्रिपल कंपोनेंट मिलके और DNA का जो मोनोमर्स होते हैं, यानी कि आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनका फॉर्मेशन करते हैं और वही बाद में पॉलीमराइज होकर फर्दर आपके पूरे DNA का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके अंदर देखिए कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपके लिविंग सिस्टम के अंदर दो तरह से मिल सकता है, यानी कि एक आपका RNA है और दूसरा आपका DNA है। और DNA के अंदर हमने पढ़ा था कि इसमें जो शुगर मिलेगी दोनों के अंदर, तो वो DNA के अंदर जो मिलेगी वो मिलेगी आपको डीऑक्सी राइबोज शुगर, यानी कि इसके अंदर जो शुगर मिलेगी, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर को, कि इसकी जो शुगर रहती है वो आपके 2 डीऑक्सी यानी कि 2 प्राइम से डीऑक्सी रहती है, यानी कि वहां से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल जाता है और इस तरीके से यहाँ पे डीऑक्सी शुगर बन जाती है। तो DNA में डीऑक्सी शुगर रहेगी, RNA के अंदर ऑक्सी शुगर रहेगी। DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन कुछ जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि वायरस वगैरह भी रहते हैं, उनके अंदर RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल भी एक्ट करता है। अब आपको ध्यान में रहना चाहिए कि RNA जो रहते हैं वो 2-3 तरह के रहते हैं। बेसिकली काफ़ी तरह के RNA रहते हैं, लेकिन आपके लेवल पे जो है 3 तरह के RNA आपको बेसिकली बताए जाते हैं। MTR, मुझे तो रट लो, तो mRNA, tRNA और rRNA। तो ये rRNA, तो इस तरीके से क्या है कि 3 तरह के RNA आपको मिलेंगे, मैसेंजर RNA और आपका ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA। और RNA के अंदर क्या रहते हैं, एडिशनल फीचर्स भी रहते हैं। ये एक तरह से कैटालाइटिक वर्क भी कर सकता है RNA ऐसे, इसीलिए ही जैसे कि मान लो RNA अगर एंजाइम की तरह काम कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे राइबोजाइम, और राइबोजाइम जो है वो एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन नहीं है, और वो उसमें RNA जो है वो एक एज ए कैटलिस्ट यूटिलाइज होता है। तो आपको इतना ध्यान में रहना चाहिए कि किस तरीके से ये सारा जो रहता है, और इसके अंदर आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो DNA है आपका वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि डीऑक्सी शुगर से बना हुआ है, और जो आपका RNA है उसके अंदर ऑक्सी शुगर प्रेजेंट रहती है। ठीक है ना। अब देखिए दोनों की जो कंपेरेटिव स्ट्रक्चर है वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। इसके अंदर आपको इतना ध्यान में रहना चाहिए कि जो कंपेरेटिव स्ट्रक्चर है उसमें आप देखिए, सबसे पहले RNA को देख लेते हैं। RNA जो रहता है आपका वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है,
यानी कि एक ही स्ट्रैंड इसके अंदर प्रेजेंट रहता है आरएनए में। और इसके अंदर जो बेस पेयर्स रहते हैं आपके, ये इनमें आपको थायमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। तो इसमें थायमीन की जगह पे आपको क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसके अंदर देख लो आप ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर कि किस तरीके से बनेगा पूरा ये। साइटोसिन ऊपर की तरफ प्रेजेंट है ना, और ये साइटोसिन के फिर गुआनिन है, उसके में एडेनिन है और फिर यूरेसिल है, और इस तरीके से। तो साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल, यानी कि इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, ए, यू, सी और जी, ये 4 आपको न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं किसके अंदर, आरएनए में। आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे आपको, एडेनिन, उसके बाद में गुआनिन, उसके बाद में साइटोसिल और उसके बाद में यूरेसिल। ये सारे के सारे आपको मिलेंगे आरएनए के अंदर। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होती है डीएनए से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग्स जो है आरएनए में वो जनरली एब्सेंट रहती है। आप देखिए डीएनए के स्ट्रक्चर में एक स्ट्रैंड ये रही और दूसरी स्ट्रैंड जो है वो ये रही। इसका मतलब क्या है कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं उनके अंदर जो बेस पेयर्स हैं आपके, ये बेस पेयर्स आपस में बॉन्डेड रहते हैं, ये देखिए यहाँ पे। लेकिन इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये बेस पेयर्स ओपन है, इसके अंदर जो है इनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है वो यहाँ पे एब्सेंट रहती है। तो आप देखिए कि बेस पेयर जो है वो आपके क्या रहेंगे, यहाँ पे इस तरीके से बाइंड रहते हैं। और इनके अंदर जो बेस पेयर्स हैं वो कौन कौन से मिलेंगे, तो यहाँ पे जो बेस पेयर्स मिले थे हमें वो एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और गुआनिन मिले थे। यहाँ पे आपको ए, टी, सी और जी मिलेंगे, यानी कि जो यूरेसिल है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय थायमीन। तो डीएनए के अंदर यूरेसिल रिप्लेस हो जाता है किससे, थायमीन से, और आरएनए में थायमीन रिप्लेस हो जाता है किससे, यूरेसिल से। अब इनके अंदर आपको ये भी पता रहना चाहिए, तो देखो साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थायमीन, इसके अंदर क्या रहेगा कि देखिए आप ऐसे स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो गुआनिन की स्ट्रक्चर और थायमीन की स्ट्रक्चर में सिंगल रिंग है, और एडेनिन की स्ट्रक्चर के अंदर और गुआनिन की स्ट्रक्चर में और एडेनिन की स्ट्रक्चर में आपको डबल रिंग मिलेगी, और साइटोसिन और थायमीन की स्ट्रक्चर में आपको सिंगल रिंग मिलती है। तो डबल रिंग वाले और सिंगल रिंग वाले मॉलिक्यूल्स इस तरीके से रहते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग भी होती है। और ये बॉन्ड जो होता है, जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच में बनता है, ये बॉन्ड होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको इतना ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ए और टी के बीच में आपके डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और सी और जी के बीच में आपके ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ए डबल बॉन्ड टी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी, इतना आपको पता रहना चाहिए कि ए डबल बॉन्ड जो रहता है आपका वो किससे रहता है, टी से, और सी जो है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ में बाइंड करेगा किसके साथ में, गुआनिन के साथ में, यानी कि जी के साथ में। तो सी ट्रिपल बॉन्ड जी और ए डबल बॉन्ड टी। लेकिन यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से क्या है, ये आप हमने कंपेयर कर लिया आरएनए और उसके अलावा डीएनए के बीच में। और यहाँ पे आप देखिए कि कौन कौन से बेस पेयर्स डीएनए में इनमें प्रेजेंट रहते हैं, उतना आपको ध्यान में रहना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ए की बॉन्डिंग किससे होगी और जी की बॉन्डिंग किससे होगी, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। तो ये डीएनए है, डीएनए के बारे में एक एक करके देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले डीएनए को डिस्कवर किया था वो आपके फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था, और फ्रेडरिक मिक्सचर ने कब किया था, 1869 के अंदर। उसके बाद में उन्होंने इसको डीएनए ना बोल के इसको बोला था आपका न्यूक्लिन। न्यूक्लिन जो है उन्होंने इसके बारे में बोला था क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये पॉलीमर इंटैक्ट रहता है। इलूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है वो बाद में उसमें काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि इतनी सारी टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपी का डेवलपमेंट और ये सारा जो टेक्निकल जो डेवलपमेंट है वो उस टाइम में प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद में जैसे ही आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और ये सब आया, तो 1869 से लेके 1950s के बाद में, और आपको पता है सबसे पहले 1953 के अंदर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहले क्या किया था, इसकी स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। और इन्होंने जो डेटा एनालाइज किया था वो किसका किया था, मॉरिस विल्कन का एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन का। तो रोजलैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्कन के थ्रू एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का डेटा प्रोड्यूस किया गया था, और उस डेटा को जो एनालाइज किया था वो फ्रांसिस क्रिक और वॉटसन ने किया था। और उसके बाद में उन्होंने डबल हेलिकल जो मॉडल होता है डीएनए का, वो उन्होंने सबसे पहले दिया था। तो आपको पता है डीएनए की डिस्कवरी जो है वो कब हुई थी। उसके अलावा आपको इतना ध्यान में होना चाहिए कि किस तरीके से ये पूरा रहता है। अब आप
आगे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर देखिए इसके बारे की जो इसकी स्ट्रक्चर रहती है डीएनए की वो कैसे रहेगी। आप देखिए तो इसको जब आप रफली आइडिया आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, बीच के अंदर आपको एक 5 कार्बन शुगर यानी कि राइबोस शुगर आपको यहाँ पे बनानी है। तो ये हमने बना ली। इसका जो कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है और यहाँ कार्बन नंबर 5 है। इस तरीके से आपने क्या है जो बेसिक शुगर है आपके इसके अंदर ऐसे वो आपने बना ली। और ये शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। डीऑक्सी क्यों है, क्योंकि सेकंड प्राइम के ऊपर H और OH की जगह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ H और H प्रेजेंट रहते हैं और थर्ड प्राइम के ऊपर H और OH रहेंगे। ऐसे जो फर्स्ट कार्बन है उसके ऊपर आप देखेंगे कि इस साइड में आपके क्या है नाइट्रोजिनस बेसिस जो रहते हैं, यानी कि जो अपन ने 4 तरह के पढ़े हैं, एडेनिन प्यूरिन और पिरिमिडिन जो है, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, वो जो है आपने देख लिया कि नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो इस तरीके से यहाँ पे अरेंज रहते हैं। यहाँ पे इस कार्बन नंबर 1 पे कार्बन नंबर 5 जो है वो फर्दर एसोसिएटेड रहता है H3PO4 से। H3PO4 का मतलब है कि आपका फॉस्फोरिक एसिड। इस फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ही डीएनए का नेचर जो है वो आपका कैसा रहता है, एसिडिक रहता है। डीएनए का नेचर एसिडिक रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से रहेगा, आपके फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। तो ये फॉस्फोरिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ द डीएनए। ये आपके डीऑक्सी है, डीऑक्सी शुगर है क्योंकि ये सेकंड प्राइम पे इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है। जैसे OH होना चाहिए था नीचे लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है। और नाइट्रोजिनस बेसिस जो रहते हैं वो इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। अब आप ये जो स्ट्रक्चर है इसी को बेस मान के इस स्ट्रक्चर को देखिए तो देखो ये तो आपकी 5 कार्बन शुगर हो गई है ना, ये आपका जो है फॉस्फेट हो गया, ये भी फॉस्फेट हो गया, ये भी फॉस्फेट हो गया, ये भी फॉस्फेट हो गया। इस साइड में इधर ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, ये वाला फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, ये आपकी शुगर है तो इसको हम एस से लिख देते हैं, एस है। और ये सारे आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं जैसे साइटोसिन है, एडेनिन है, गुआनिन है, थायमिन है और यूरेसिल आपको डीएनए में मिलेगा नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए मैंने आपको बताया था कि साइटोसिन और गुआनिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। और एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो आप देखिए एडेनिन और थायमिन के बीच में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और जो इसकी बैकबोन बनी रहती है बीच के जो मिडिल, जैसे आप ऐसे समझिए कि ये एक सीडी की तरह है और सीडी के जो पेडल्स रहते हैं वो आपके बने रहते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस से, और जो उसके बैकबोन्स है दोनों साइड के वो बने रहेंगे शुगर प्लस फॉस्फेट के। तो शुगर प्लस फॉस्फेट जो होते हैं वो क्या करेंगे, डीएनए की बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं, डीएनए की बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप आगे देखिए और यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं। इसका मतलब है कि डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, ये दोनों जो जुड़ी हुई हैं आपस में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़ी रहती है। तो बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर जॉइंड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और सही करके लिख दिया है। ये जो डीएनए की बैकबोन है जो कि शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है, और जो बीच का पार्ट रहता है आपका, ये पूरा पार्ट जो है ये बना रहता है आपके नाइट्रोजनस बेसिस के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से। तो बाद में ट्विस्ट हो जाता है आपस में, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। डबल हेलिकल ट्विस्टेड मॉडल रहता है इसका। और ये जो है आपका पूरा किसका मॉडल है, डीएनए का पूरी स्ट्रक्चर है। तो डीएनए की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। इसके अंदर जो है 4 तरीके से आपको जो है ये मिलते हैं। 4 तरीके से कौन कौन से बेसिस मिलेंगे आपको इसके अंदर, आपको इसमें ATCG मिलेंगे, यानी कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ये आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो नेक्स्ट, और दोनों जो है ये आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा अगर टिल्ट करके देखोगे, यानी कि ये वाली जो स्ट्रक्चर थी ये तो एकदम वर्टिकल स्ट्रक्चर है, आप इसको अगर हॉरिजॉन्टल ऐसे कर दोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। एक साइड का जो रहता है, एक साइड के जो नीचे नीचे की जो आपके 3 प्राइम एंड है उसके ऊपर OH ग्रुप जो रहेगा वो क्या रहेगा, ओपन रहता है। यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो फ्री रहता है। और इस साइड में क्या है, फॉस्फेट फ्री रहता है। जैसे ये फॉस्फेट है, फ्री है। और इस वाले पे क्या है, 3 प्राइम एंड के ऊपर आप देख रहे हैं कि इस एंड के ऊपर फॉस्फेट, तो यहाँ पे ये काम में आ गया। तो उस केस में क्या है, और यहाँ पे आपके ये कार्बन नंबर 1 पे लगे हुए हैं, तो अल्टीमेटली क्या है, इसके ऊपर 3 प्राइम OH जो है एंड आपका फ्री रहता है। तो इस साइड में 3 प्राइम OH एंड जो है फ्री रहेगा। इस साइड में 5 प्राइम फॉस्फेट जो रहता है, 5 प्राइम फॉस्फेट वो यहाँ पे आपका अवेलेबल रहेगा।
5 प्राइम फॉस्फेट का मतलब है कि जो हमने इस तरह की स्ट्रक्चर देखी थी वहां पे ऐसे, इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। तो 5 पे आपका फॉस्फेट था और 3 के ऊपर आप देख रहे थे H और OH ग्रुप है। तो अगर मान लो कि नीचे की तरफ H और OH ग्रुप आप जाएंगे तो लास्ट का जो नीचे का जो मोइटी रहेगा इसका पूरा, उसमें ये OH ग्रुप जो है बॉन्डिंग में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा, फ्री रहेगा। तो इसीलिए 3 प्राइम एंड पे OH फ्री है और 5 प्राइम एंड के ऊपर क्या फ्री है, आपका फॉस्फेट फ्री है। अब आप देखेंगे कि दोनों स्ट्रैंड जो हैं उनके दोनों के जो 5 प्राइम एंड है वो एक तरफ नहीं है, एक का 5 प्राइम है तो दूसरे का 3 प्राइम है। इधर आप देख रहे हैं कि 5 प्राइम है तो इसके पास में 3 प्राइम है। इसका मतलब ये है कि दोनों जो स्ट्रैंड्स होती हैं डीएनए की वो एंटी पैरेलल होती है एक दूसरे से, मतलब ये इस तरीके से होगी, ऐसे एंटी पैरेलल होती है। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो क्या होंगी, एंटी पैरेलल होगी। तो इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए कि डीएनए की जो स्ट्रैंड्स हैं वो एंटी पैरेलल हैं और एक का 3 प्राइम एंड और एक का 5 प्राइम एंड जो है वो ऐसे फ्री रहता है एक स्ट्रैंड का। ऊपर की तरफ अगर 5 प्राइम एंड फ्री है तो नीचे की तरफ 3 प्राइम फ्री रहेगा और इस तरीके से पूरा सेट रहता है। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर वो आपका आता है पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमने देख ली डीएनए की। आपको इतना ध्यान में रखना है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि एक बेस और दूसरे बेस के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, हाँ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली ऐसे ये 0.34 एंगस्ट्रॉम रहती है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, ऐसे अगर मान लो कि पूरी आपकी हेलिक्स है, ये हेलिक्स है, इसमें 10 बेस पेयर्स हैं आपस में ऐसे, और इनके बीच में एक के बीच में डिस्टेंस जो है वो 0.34 है। तो 10 के बीच में कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 0.34 यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आपको क्या है, इनकी डिस्टेंस जो होती है बीच में आपके डीएनए के हेलिक्स की वो ध्यान में रखनी है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि पैकेजिंग डीएनए की कैसे करेंगे। आपकी हर एक सेल के अंदर, हमारी हर एक सेल के अंदर कितने आपके वो मिलेंगे, हमारी हर एक सेल के अंदर आपको जो ये मिलते हैं डीएनए का अमाउंट मिलता है वो अप्रोक्सीमेट 2 मीटर होता है। तो 2 मीटर ऑफ डीएनए जो है, 2 मीटर डीएनए जो है वो आपका हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, 2 मीटर डीएनए। तो हमारे अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स है, तो हमारी बॉडी के अंदर ही बिलियंस इंटू 2 यानी कि इतना ज्यादा डीएनए मीटर में, एक सेल में 1 मीटर से भी ज्यादा, यानी कि 2 मीटर का डीएनए एक सेल के अंदर कॉम्पैक्टली पैक्ड है। तो वो किस तरीके से पैक्ड है वो आपको इस डायग्राम में शो किया गया है। जो डीएनए रहता है आपका वो इस तरीके से रहता है। उसको बाद में हिस्टोन की जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ इसको रैप कर दिया जाता है ऐसे, और रैप करने के बाद में ये देखो बीड्स बन जाते हैं। ये देखो एक स्टोन यहाँ पे ये इसके चारों तरफ रैप हो गया, फिर यहाँ रैप हो गया, उसके बाद में यहाँ पे रैप हो गया। ये स्टोन बीड्स आपस में ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कि जो मैग्नेट होता है यानी कि चुंबक होता है वो आपस में चिपक जाएंगे। तो ये देखो ये सारे स्टोन बीड्स हैं आपस में चिपक गए और उन्होंने क्या बना दिया, इस तरह से जो है स्ट्रक्चर बना दिया आपने, ये देखिए। और ये ज्यादा कॉम्पैक्ट होते चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे और फिर अल्टीमेटली ये जो है क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन कर देंगे। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो आपकी क्रोमोजोम है, जो आपकी सेकंड स्ट्रक्चर है ये वाली स्ट्रक्चर ये क्रोमेटीन की स्ट्रक्चर है, हाँ? और जो एंड में ओपन डीएनए है विदाउट हिस्टोन, जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप नहीं हो रखा, एकदम खुला डीएनए जो है उसको हम बोलते हैं डीएनए हेलिक्स। तो ये आपको पैकेजिंग लेवल जो है वो समझ में आना चाहिए और ये आपको ध्यान में भी रहना चाहिए। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से और आगे आएगा। तो आप देखिए पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, उस केस के अंदर क्या आएगा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होता है इतनी सारी पैकेजिंग जो है वो इतनी अवेलेबल नहीं रहती है ना। तो डीएनए जो रहता है, न्यूक्लियस इसके अंदर रहता नहीं है क्योंकि इनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, तो इसलिए डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू द सेल्स। डीएनए जो रहता है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे रहते हैं जिनके साथ में मिलके न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर बना लेता है। न्यूक्लियोइड ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप हेल्ड बाय द प्रोटीन्स। क्या होगा, जैसे मान लो कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, अब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है और डीएनए न्यूक्लियस में रहता है, तो डीएनए जो है फ्लोट करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। और डीएनए जो रहता है कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स आती हैं आपकी ऐसे, उन प्रोटीन्स के साथ में ये क्या करता है, क्लम्प हो जाता है ऐसे। इस तरीके से इन प्रोटीन्स के साथ में क्लम्प बना लेंगे और क्लम्प बनाने के बाद में आप देखते हैं कि इनको ये एक जगह पे फिक्स हो जाता है ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड।
तो न्यूक्लियोइड जो होता है वो एक्चुअली में क्या है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, और ये कंप्लीटली पैक्ड डीएनए नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ कुछ प्रोटीन्स आ जाती हैं और कुछ डीएनए आ जाता है, ये चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यूकैरियोट्स के केस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी रहती है। यहाँ पे आप देखोगे तो पॉजिटिवली चार्ज जो रहता है बेस प्रोटीन कॉल्ड द हिस्टोन्स। हिस्टोन्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के प्रोटीन्स होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था। और उन हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए का नेचर कैसा है, एसिडिक है, हिस्टोन का नेचर कैसा है, बेसिक है। तो एसिड और बेस के बीच में आपका अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से दोनों जो है टाइटली एक दूसरे के चारों तरफ रैप्ड रहेंगे। और इस कंडीशन के अंदर आप देखोगे कि ये जो चार्ज साइड जो चेन्स रहती है इनमें रहते हैं, और हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड्स रहते हैं, इनके अंदर बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा रिच रहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए कि लाइजीन और आर्जिनिन जो होते हैं वो आपको हिस्टोन के अंदर मिलेंगे, और लाइजीन और आर्जिनिन जो होते हैं वो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी कि बेसिक नेचर के होते हैं। डीएनए जो है वो एसिडिक नेचर का है, तो अल्टीमेटली इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और ये एक दूसरे से रैप्ड रहेंगे, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। और इस तरीके से जो है पूरा ये सेटलमेंट रहता है। अब इसकी जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से रैप्ड रहता है। तो इसके लिए बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल जो है वो दिया गया था। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे जो आपको ये ऑक्टामर बताया गया है, इस ऑक्टामर के अंदर टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। 8 हिस्टोन, टोटल नंबर ऑफ हिस्टोन कितने हैं, 8 है, और टाइप्स ऑफ हिस्टोन कितने हैं, 4 है। इसका मतलब है एक हिस्टोन जो है वो 2 बार प्रेजेंट रहता है। आप देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो इसको अगर बनाना है आपको ऐसे, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि आप एक गोला बनाइए बड़ा हिस्टोन का, उसके अंदर ये 4 हिस्टोन के प्रोटीन जो हैं वो इस तरीके से अरेंज कर दीजिए। पहले वाले का नाम है H2A, दूसरे का H2B, तीसरे का H3 और फिर H4। उसके बाद में इसके पीछे जो आएगा आपका सेम जो मोइटी रहती है वो इसके पीछे भी रहती है, यानी कि H2A आगे पीछे 2 हैं, H2B भी 2 हैं, H3 भी 2 बार है और H4 भी 2 बार है। यानी कि मतलब कहने का मतलब है हम ऐसे लिख सकते हैं 2H2A, 2H2B, 2H3 और 2H4, ये सारे मिलके एक गोला बनाएंगे, जो गोला यहाँ पे आपके सामने बना हुआ है। देखिए H2A प्रेजेंट है, H2B प्रेजेंट है, H4 प्रेजेंट है, H3 और H3 प्रेजेंट है, यानी कि हर एक स्टोन जो टाइप है वो 2 बार प्रेजेंट है यहाँ पे। और H1 स्टोन जो रहता है वो इसके बाहर के साइड में रहेगा ऐसे, जब यहाँ से डीएनए आएगा और यहाँ से जाएगा तो इसके बीच में यहाँ पे H1 स्टोन रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, H1 स्टोन जो है वो मिलेगा इस जगह पे। तो अल्टीमेटली जैसे स्ट्रक्चर है वो कैसे बन जाएगी, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये H1 है, ये पूरा ऑक्टामर है जिसके अंदर ये 8 प्रोटीन्स हैं, और यहाँ से डीएनए आ रहा है और इसके चारों तरफ रैप आ रहा है। तो ये H1 स्टोन जो है वो इस तरीके से रहेगी और ये होल्ड करके रखेगी, ठीक है ना। H1 स्टोन जो रहती है वो क्या करेगी, इसको होल्ड करके रखती है। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टोन जो होते हैं वो बेसिक नेचर के प्रोटीन्स होते हैं, और डीएनए जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, और इसीलिए ये आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं। अब आपको जो जैसे कि मान लो आपने जो अपन एग्जांपल लेते हैं इसका काइट फेस्टिवल का लेते हैं, जिसके अंदर जो हमारा धागा रहता है वो चरखी के अंदर पैक रहता है, तो उसी तरीके से जो जो आपका थ्रेड है वो तो डीएनए है, और जो चरखी है वो स्टोन है। तो स्टोन के चारों तरफ आपका जो थ्रेड रहेगा यानी डीएनए रहेगा वो चारों तरफ उसके रैप रहेगा। इस तरीके से क्या है कि पूरा का पूरा रहता है। इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि जब स्टोन ऐसे बनते चले जाता है तो उस केस के अंदर ये देखिए डायग्राम, इस डायग्राम के ऊपर आपको ये किसकी तरह दिखाई देगा, ये बीड्स की तरह दिखाई देता है। तो बीड्स की तरह आपको ये दिखाई देता है। अब आप देखिए आगे इसके अंदर नेक्स्ट जो आता है वो देखिए, हाँ, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। पैकेजिंग ऑफ द डीएनए जो है वो मैंने आपको समझा दी है कि स्टोन के चारों तरफ जो है डीएनए रैप्ड रहता है, और रैप्ड रहने की वजह से वो टाइटली पैक्ड होके 2 मीटर डीएनए एक छोटी सी सेल में, और जो है माइक्रोमीटर की जो सेल होती है लेवल की, उसके अंदर भी फिट हो जाता है। अब आप इसके अंदर देखिए कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन्स, 2 तरह के आपको मिलेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन्स और यूक्रोमेटिन्स। यू का मतलब होता है ट्रू, तो ट्रू का मतलब है कि ये कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस होने वाले क्या हैं,
ये जो है जो यूक्रोमेटिन्स हैं, ये कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस होने वाले पार्ट हैं, यानी कि ये एवरीडे के यूज में आपके आते हैं, इसीलिए ये पार्ट ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस होता रहता है। डीएनए का वो पार्ट जो कि कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस होता रहता है, यानी कि यूक्रोमेटिन हैज लूज क्रोमेटिन्स स्ट्रक्चर्स एंड एक्टिव फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ये कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन में काम में आएगा। और जो आपका दूसरा पार्ट दिखाया गया आपका ऐसे, ये क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन हैज द कंडेंस, ये कंडेंस होता है, और यूक्रोमेटिन होता है वो लूजली पैक्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि यूक्रोमेटिन इस तरीके से पैक है, लूजली पैक्ड है, तो हेट्रोक्रोमेटिन जो रहेगा आपका वो इस तरीके से पैक रहेगा, वो टाइटली पैक्ड रहता है और डेंसली स्टेन होता है, टाइट पैक होगा, और दूर से देखने में ये लाइट स्टेन होगा, ये डेंस स्टेन होगा। तो इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से जो यूक्रोमेटिन है ये कैसा होगा, आपका लूजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड, और स्टेनिंग जो होगी इसकी वो कैसी होगी आपकी, लाइट स्टेन होगा, क्योंकि दूर दूर रहता है तो लाइट स्टेन होगा। वही जो है आपका हेट्रोक्रोमेटिन है, ये डार्क स्टेन होता है, क्योंकि ये क्या है, टाइटली पैक्ड है, ये टाइटली पैक्ड होता है। तो ये डेंसली क्रोमेटिन होता है, क्योंकि ये इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और ये वाला पार्ट जो है यूक्रोमेटिन का वो आपका एक्टिव रहता है। तो ये जो था आपका यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी इस पैकेजिंग के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन के अलावा भी कुछ प्रोटीन्स हैं जो डीएनए को कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। ये जो है एक बहुत ही एक डिबेट का टॉपिक था पहले, कि प्रोटीन और डीएनए में से और जेनेटिक मटेरियल कौन है जो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन के अंदर और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करता है। तो वो जो आपका सेकंड जो टॉपिक है वो कौन सा है, ये है कि ये आपका आता है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये प्रूव किया गया था कि डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या किया, सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, दो तरह के स्ट्रेन लिए, एक आपने एस स्ट्रेन लिया, एक स्ट्रेन लिया आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन रफ स्ट्रेन है, देखो ये जो है रफ दिखाई दे रहा है, और ये जो एस स्ट्रेन है ये आपका स्मूथ स्ट्रेन है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक आउटर शेल कोट प्रेजेंट रहता है ना, एक्स्ट्रा कोट प्रेजेंट रहता है, तो इसीलिए ये स्ट्रेन। लेकिन एस स्ट्रेन के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो बन गया आपका वायरुलेंट बन गया, यानी कि ये जो है ये पैथोजेनिक है, ये डिजीज कोज करेगा। तो ये डिजीज कोज कर देता है, यानी कि ये डिजीज कोज कर देगा, और ये डिजीज कोज नहीं कर सकता, तो इसलिए ये सेफ स्ट्रेन है। तो जब नॉन डिजीज कोजिंग यानी कि नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया गया, तो माइस जो है वो लाइव रहा, यानी कि माइस की डेथ नहीं हुई, कोई डिजीज नहीं हुई। लेकिन जब डिजीज वाले को माइस के अंदर डाला गया, इंजेक्ट किया गया, तो उस केस के अंदर माइस की जो है वो क्या हो गई, डेथ हो गई, माइस की डेथ हो गई यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, इसी स्ट्रेन को पकड़ा और इसको हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड करने से इसकी जो वायरुलेंट प्रॉपर्टी रहती है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि जो इसकी डिजीज कोज करने की एबिलिटी है वो आपकी ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। तो डिजीज कोजिंग एबिलिटी जो है इसकी डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो है आप देखिए, जब इसको ही जब आपने हीट किल्ड कर दिया तो ये डिजीज कोजिंग एबिलिटी है इसकी डिस्ट्रॉय हो गई, और डिस्ट्रॉय होने की वजह से माइस जो है वो माइस की डेथ नहीं हुई, माइस जो है बिल्कुल क्या रहा, हेल्दी रहा। तो इसका मतलब है, अब उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जिसमें माइस जिंदा रहता है, और आर स्ट्रेन में जिसमें भी माइस जिंदा रहता है, इन दोनों को मिक्स करके और बाद में माइस में इंजेक्ट कर दिया। अब माइस जो था वो दोनों कंडीशन में क्या रहना चाहिए था, लाइव रहना चाहिए था, लेकिन लाइव ना होके माइस की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से जो है माइस की डेथ हो जाती है। अब ये जो आपने बताया है हीट किल्ड है ना आर स्ट्रेन, ये किसकी वजह से हुआ, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ऐसा मटेरियल है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से और लाइव आर स्ट्रेन के अंदर जो है वो चला जाता है। ये रफ स्ट्रेन है, ये रहा, तो इसके अंदर चला जाता है और इसको बाद में किस में कन्वर्ट कर देता है, एस में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि एस वाला जो स्ट्रेन है जो कि हीट किल्ड है, उसमें से उसका कोई जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जिसका नाम उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन ये डीएनए की तरफ ही ऑब्वियसली इंडिकेट कर रहा था, लेकिन ग्रिफिथ ने उसका केमिकल नेचर यानी कि केमिकल कैरेक्टराइजेशन नहीं किया था। तो
अब उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने बताया कि एस स्ट्रेन में से कोई एक ऐसा मटेरियल है जो कि आर में चला जाता है और आर को एस में कन्वर्ट कर देता है, तो वो मटेरियल जो है वही जेनेटिक मटेरियल है। अब आपको ये वो नहीं बता पाए कि एस से आर में जा क्या रहा है, प्रोटीन जा रहा है या आर जा रहा है, लेकिन उनका एक आइडिया था। चूंकि इन्होंने जो एस स्ट्रेन है उसको हीट पे क्या कर दिया था, किल्ड किया था, यानी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको बॉयल किया था, तो अल्टीमेटली उसको उनको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो रहता है वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो प्रोटीन नहीं हो और कोई दूसरा मटेरियल हो। तो इस पर्टिकुलर लीड को आगे फर्दर कंटिन्यू किया, वो किया उन्होंने एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने, जो कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारा एक्सपेरिमेंट है। एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने और ये बताया सबसे पहले कि इस जो एस से आर के अंदर, यानी कि हीट किल्ड एस से जो आर के अंदर जा रहा है वो कौन सा स्ट्रैंड जा रहा है, तो वो उन्होंने सबसे पहले बताया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ब्लर दिखाई दे रहा हो, तो हाँ ये देखिए, तो ये ब्लर दिखाई दे रहा है, तो इसको आप मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, है ना, ये आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन को उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया और माइस लाइव रहा। एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया, माइस की डेथ हो गई, तो इस केस में माइस की डेथ हो गई, इस केस में माइस लाइव रहा। फिर उन्होंने आपने हीट किल्ड एस को ले लिया, वापस से सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जो कि ग्रिफिथ ने किया था। उन्होंने हीट किल्ड एस को लिया, तो हीट किल्ड एस से माइस जो है वो लाइव रहा, और जब उन्होंने हीट किल्ड एस और हीट किल्ड एस के साथ में उन्होंने क्या किया, आपने हीट किल्ड एस के साथ में लाइव आर को ले लिया, तो एस प्लस आर जो है वो यहाँ पे ले लिया आपने, लेकिन एस जो है वो आपका हीट किल्ड है। और अब उन्होंने देखा तो माइस की डेथ हो गई, यानी कि ये यहाँ तक का जो एक्सपेरिमेंट है वो तो लास्ट एक्सपेरिमेंट ही था, बिल्कुल लास्ट एक्सपेरिमेंट जो था वही ये एक्सपेरिमेंट था। अब उन्होंने क्या किया कि जो लास्ट वाला जो ये वाला जो है, जब आप हीट किल्ड एस को आर के साथ मिक्स करके और माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस में आपने क्या किया है कि एक एंजाइम यूज कर लिया, वो है डीएनएज, ठीक है ना। डीएनएज एंजाइम जब आप इस प्रोसेस के साथ में यूज करते हैं तो माइस जो है वो डेथ नहीं होती, माइस जो है वो लाइव रहता है। इसका मतलब क्या है कि जब एस में से जो मटेरियल निकल के और आर में जा रहा है, वो मटेरियल जो है वो डीएनए से डिग्रेड हो जाता है, यानी कि डीएनए एंजाइम से डिग्रेड होने वाला सब्सटेंस होता है जो एस में से आर में जा रहा है। और डीएनए से डिग्रेड होने वाला जो सब्सटेंस रहता है वो आपका प्रोटीन नहीं है, वो आपका आरएनए नहीं है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ डीएनए है, क्योंकि वो आपका डीएनए है। यानी कि डीएनए जो है वो किसको किसको डिग्रेड करता है, इसको डिग्रेड। लेकिन आप अगर इसकी जगह पे प्रोटीन अगर यूज करते हैं, प्रोटीएज एंजाइम यूज करते हैं, तो उस केस में माइस की डेथ हो जाती है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है एस से आर में जाने वाला वो सक्सेसफुल रहता है, वो बंद नहीं होता। लेकिन बंद किसकी प्रेजेंस में होगा, सिर्फ और सिर्फ डीएनए की प्रेजेंस में ये ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो आर है वो एस में कन्वर्ट हो जाता है, ये यहाँ से निकल के जो डीएनए इसमें जाएगा उस प्रोसेस को रोकने वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए एंजाइम है। तो इस एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले ये क्या हुआ, प्रूव हो गया कि जो सब्सटेंस आपके एस से निकल के, हीट किल्ड एस से निकल के और आर में चला जाता है, वो सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही है। क्योंकि प्रोटीएज जब हमने यूज किया था तो माइस की डेथ हो गई थी। इसका मतलब है कि अगर प्रोटीन अगर इसमें से इसमें निकल के जाता तो प्रोटीएज के एब्सेंट में माइस लाइव रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, एवरी मैक्लियोड एंड मैकर्टी ने सबसे पहले क्या किया था, केमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था। और केमिकल कैरेक्टराइजेशन का मतलब है इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो एस एस स्ट्रेन से निकल के आर में जो सब्सटेंस जाता है और वो और कोई नहीं, वो क्या है, डीएनए है। अब इसके बाद और डिबेट तेज हो गई और लोगों को ये लगने लगा कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल आपका क्या है, डीएनए है। तो उन्होंने क्या किया, बाद में लास्ट एक एक्सपेरिमेंट आया, डिबेट थोड़ा सा तेज हो चुका था, इसी वजह से बाद में हर्शे एंड चेज ने लास्ट एक्सपेरिमेंट किया फाइनल। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद में और ये डिस्कशन ही बंद हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया और इससे एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। कैसे, उन्होंने बैक्टीरियोफाज को यूज किया। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, एक्चुअली में वायरस होते हैं जो कि किसको इन्फेक्ट करेंगे, बैक्टीरिया की सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये बैक्टीरिया की सेल है, ये बैक्टीरिया की सेल है, ये बैक्टीरिया की सेल है। और जो आपको ये जो इस तरीके से आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, हेक्सागन और ये सब दिखाई दे रहा है, ये आपका वायरस है। तो आप उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वायरस का जो आउटर कोट रहता है ना, वायरस का आउटर कोट जो रहेगा वो क्या रहता है, आपका प्रोटीन से बना रहता है। तो प्रोटीन से बने हुए आउटर कोट को उन्होंने सबसे पहले S32 से क्या कर दिया, टैग कर दिया।
किससे टैग कर दिया, S32 से। तो उन्होंने क्या किया कि S32 से और इन्होंने इसको टैग कर दिया, और P35 जो होता है आपका, है ना, फॉस्फोरस, इन्होंने इसको फॉस्फोरस से डीएनए को टैग कर दिया। तो यानी कि जो अंदर का डीएनए है वो तो फॉस्फोरस से टैग हो चुका है, और बाहर का जो कोट है वो किससे टैग हो चुका है, प्रोटीन से टैग हो चुका है, यानी कि सल्फर से टैग हो चुका है। तो उन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन करवाया सबसे पहले। तो ये जो स्टेज है ये इन्फेक्शन की स्टेज है। आप देखिए ये स्टेज किसकी है, इन्फेक्शन की स्टेज है। आप देखेंगे कि जो आउटर कोट है वो तो आपका बाहर रह जाता है, और इसके अंदर जो जाता है इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर चला जाता है, ये चला गया। अब जेनेटिक मटेरियल जो है इनकी उन्होंने बाद में ब्लेंडिंग कराई। ब्लेंडिंग का मतलब है इसको शेक किया तो ये यहाँ से हट गए, जो इसके चिपका हुआ था सेल के ऊपर ये एक दूसरे से दूर हो गए ये। और फिर बाद में इन्होंने देखा तो सेंट्रीफ्यूगेशन में इनको क्या मिला, इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन में कोई इनको सेल के अंदर सल्फर नहीं मिला। यहाँ पे सल्फर जो है वो नहीं मिला, क्योंकि सल्फर जो है वो इस आउटर कोट में था और आउटर कोट बाहर ही रह गया है। अंदर जो आया है वो डीएनए आया है, और डीएनए को हमने टैग किया था किससे, फॉस्फोरस से, फॉस्फेट से। तो फॉस्फोरस से आपने डीएनए को टैग किया, फॉस्फोरस लेबल डीएनए, और सल्फर, तो सल्फर यहाँ से क्लियर हो गया कि सल्फर जो है आपका वो इस सेल से बाहर ही रह जाता है, यानी कि इसका मतलब है प्रोटीन अंदर नहीं जाता, अंदर जाता है वो जाता है डीएनए। और फॉस्फोरस जो है उन्होंने इसको इन्फेक्शन कराया, ब्लेंडिंग कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो पता चला कि सेल के अंदर उनको फॉस्फेट का अमाउंट जो है, यानी कि फॉस्फोरस जो है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, वो इनको मिला है। इसका मतलब है कि बैक्टीरियोफाज से और बैक्टीरिया के सेल में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो प्रोटीन ना होके वो क्या होता है आपका फॉस्फोरस, वो फॉस्फोरस टैग यानी कि डीएनए रहता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये फाइनली प्रूव हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है आपका वो क्या है, डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और प्रोटीन नहीं है, क्योंकि सेल के अंदर आपको क्या अल्टीमेटली क्या मिला था, सेल के अंदर आपको हमेशा फॉस्फोरस ही मिला था, फॉस्फोरस लेबल्ड था, इसीलिए आपको ये मिला था। तो ये एक्सपेरिमेंट था हर्शे चेज का, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, आपको उसमें ध्यान देना चाहिए। आइडियल जेनेटिक मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहती हैं वो हम देख लेते हैं। अभी ये डिबेट तो पूरा हो चुका है कि किस तरीके से डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया गया था। अब जो है हम देख लेते हैं कि आइडियल जेनेटिक मटेरियल है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, और आप देखिएगा कि डीएनए जो है ये सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है या नहीं करता है। देखिए सबसे पहले आता है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि ये अपने सेल्फ रेप्लिकेशन में सक्सेसफुल होना चाहिए, तो डीएनए रेप्लिकेशन करता है। उसके अलावा इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, तो जब हीट किल्ड किए थे हमने देखो अभी वायरस को, तो स्ट्रक्चरली और केमिकली क्या है, स्टेबल है। इट शुड बी प्रोवाइड स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस, यानी कि म्यूटेशन जो होते हैं डीएनए की, जो बेस पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में जो चेंज होते हैं छोटे छोटे, वो धीरे धीरे होते हैं, ताकि आगे फर्दर वो किसमें कंट्रीब्यूट कर सके, इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट आता है इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। मेंडल्स के रूल जो हैं वो थोड़ा बहुत उसके अंदर फॉलो होने चाहिए एटलीस्ट। तो अल्टीमेटली क्या है, ये डिबेट फिर बाद में पूरा कर दिया गया, और प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी आपने देख लिया। सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, इसके अंदर स्कोप होना चाहिए स्लो चेंजेस का, ताकि ये इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सके। और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ द मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कौन कौन से तरीके से हो सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन, तो आपको इतना ध्यान में यहाँ पे रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो रहता है वो 3 तरीके से हो सकता है। मान लीजिए कि ये पेरेंट डीएनए है, ये डीएनए जो है ये पेरेंट डीएनए है, और पेरेंट डीएनए यानी कि जो इनिशियल डीएनए है वो आपका ये है, इस कलर का है। अब 3 तरह से रेप्लिकेट हो सकता है। ये डीएनए एज इट इज रहे जैसे यहाँ पे है, और दूसरा डीएनए नया बन जाए, जैसे कि मान लो यहाँ पे शो किया गया है। ये दूसरा आता है सेमी कंजर्वेटिव, इसके अंदर क्या आता है, एक स्ट्रैंड इसकी इस वाले में आ जाए, एक स्ट्रैंड इसकी इस वाले में आ जाए, और जो बाद में जो नई स्ट्रैंड बन रही है वो नई बन जाए। तो दूसरे तरीके का मेथड ये है, जिसको हमने क्या बोला है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन बोला है। तीसरा आता है डिस्पर्सिव, जिसमें आधा ए फिर आधा ए फिर आधा ए फिर आधा ए, तो एक ही स्ट्रैंड के अंदर छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो दोनों के मिक्स होके बन जाते हैं। तो अगर मिक्सिंग वाला है तो डिस्पर्सिव है, हाफ हाफ है तो सेमी कंजर्वेटिव है, और फुल फुल है, दोनों फुल नया और फुल ओल्ड, तो वो आपका कंजर्वेटिव रहता है। तो इस तरीके से क्या है कि ये 3 तरह के मेथड्स हैं, और इसको प्रूव करने के लिए मिशेल्सन एंड स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये देखिए मिशेल्सन एंड स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया था कि किस तरीके से
और डीएनए रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। तो इन तीनों में से कौन सा मेथड जो है वो चूज किया जाता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो जो आपको ये दिखाया गया है, ये आपको दिखाया गया है कौन सा, न्यू डीएनए, और पेरेंट डीएनए है आपको इस कलर का दिखाया गया है। तो कंजर्वेटिव होगा तो उस केस में नया ही बनेगा पूरा, ओल्ड वाला एज इट इज रहेगा। सेमी कंजर्वेटिव में हाफ हाफ, एक स्टैंड इसकी एक स्टैंड इसकी, और डिस्पर्सिव में बीच बीच में इस तरीके से। तो डिस्पर्सिव में सारे डीएनए एंड में मिक्स वाले बनेंगे, है ना। सेमी कंजर्वेटिव में सिर्फ एक और दो स्टैंड ही कैसी रहेंगी, ओल्ड वाली रहेंगी। यहाँ पे भी दो स्टैंड ओल्ड वाली थी, यहाँ पे भी दो स्टैंड ओल्ड वाली है, आगे भी दो स्टैंड ही ओल्ड वाली रहेंगी, और उसके बाद में बाकी सारे न्यू रहेंगे। और इसके अंदर क्या है कि एक स्टैंड आपकी क्या रहेगी, ओल्ड वाली रहेगी, और उसके बाद में आगे की स्टैंड जो है वो न्यू रहेगी, ऐसे रहता है। तो अब आप जो है इसके आगे देखिए कि किस तरीके से किया गया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ई कोलाई के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये आपकी जनरेशन 0, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 और जनरेशन 4। ई कोलाई का जो डबलिंग टाइम होता है वो 20 मिनट्स रहता है। तो इन्होंने 20 मिनट्स तक ई कोलाई को इस मीडियम पे रखा, यानी कि N15 कंटेनिंग मीडियम पे रखा इनिशियली, और उसके बाद में उसको ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर, N14 कंटेनिंग मीडियम पे। तो आगे का जो है मान लीजिए कि आगे का जो मीडियम है आपका वो कैसा है ना, ये जो मीडियम है आगे का ये N14 वाला है, और उसके ऊपर वाला जो है ये N15 वाला है, ये N15 वाला है, और इसके नीचे का जितना भी है ये सारा N14 मीडियम पे इसको रखा गया था। ये फ्लास्क के अंदर मीडियम बना रखा है जिसमें इकोलाई आपने ग्रो कराया था। और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। इस 15 मिनट के बाद में यहाँ से कुछ सेल ले ली गई, उनका डीएनए आइसोलेट किया गया, उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट में फिर से आइसोलेट किया गया, नेक्स्ट 15 मिनट में फिर से। तो 20-20 मिनट के अंदर जो उसका डबलिंग टाइम रहता है, तो डबलिंग टाइम के अंदर 20-20 मिनट के इंटरवल पे आपने इनका डीएनए आइसोलेट किया, और उसके अंदर चेक किया कि किस तरीके से N15 और N14 प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले जब आप इसको इनिशियली N15 पे रखेंगे तो दोनों स्टैंड ही N15 वाली हो जाएगी। तो दोनों स्टैंड N15 वाली हो गई। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये जो इनिशियल वाली दोनों स्टैंड्स हैं ये कैसी हैं, N15 की है, ये भी N15, ये भी N15। तो 15-15 की ये दोनों स्टैंड्स हैं, और 15-15 की ये दोनों स्टैंड्स हैं। नेक्स्ट जो जनरेशन बनेगी उसके अंदर क्या होगा, अगर कंजर्वेटिव हुआ तो उस केस के अंदर 15 वाली स्टैंड एज इट इज रहेगी, और जो नया बनेगा वो N14 बनेगा। इस तरीके से जो न्यू बनेगा आपका वो कैसा बनेगा, N14 और N14। अब आप ध्यान से आगे देखिए कि अब उन्होंने क्या किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो पहला तो देखो आपको बिल्कुल क्या मिल गया, N15 हैवी होता है तो इसलिए ये नीचे मिलेगा, तो ट्यूब में नीचे मिला, N15 मिला, है ना। उसके बाद में सेकंड जनरेशन में आपको क्या है, मिक्स मिला बीच में, ना तो 15 पे बैंड आए और ना ही आपके 14 पे बैंड आए, मिक्स बीच में बैंड आए। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि जो N14 वाला बैंड है वो एकदम ब्रॉडर होता जाता है, ये देखिए N14 का जो बैंड है ये आपका ब्रॉड होता जाता चला जाता है, और जो जो आपका इनिशियल बैंड था N15 का वो धीरे धीरे करके मिक्स होता बारीक होता चला जाता है, यानी कि उसका नंबर जो है वो आपका कंपेरेटिवली उस केस के अंदर क्या रहता है, ऐसे हो जाता है। अब आप इस डायरेक्शन में देखिए, ये N15 है, नेक्स्ट जनरेशन में जब बना तो उस केस के अंदर दोनों जो है मिक्स बना, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव तरीके से बना है। उसके हमें इसकी भी एक स्टैंड ये रही और दूसरी स्टैंड ये रही, बाकी की जो है नई बन गई है। तो इस तरीके से क्या रहता है, इसके अंदर ये रहता है। अब आप देखिए इसके अंदर क्या रहेगा, ये एक स्टैंड तो ओल्ड से, दूसरी स्टैंड यहाँ पे ओल्ड से, फिर बाद में नई बन जाती है, और इसके अंदर भी एक स्टैंड ओल्ड से, एक स्टैंड ओल्ड से, बाकी दो नई बन जाती है। तो जो न्यू बनने वाली स्टैंड्स होती हैं वो सारी की सारी N14 है, और जो जो पुरानी वाली जो दिख रही थी आपको ये N15 है। तो एक मिक्स बैंड ये रहा, यानी कि दो मिक्स बैंड हो गए, ये भी दो मिक्स बैंड हो गए। और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी क्या होगा, 2 मिक्स बैंड आपको ऑब्टेन होंगे, बाकी सारे के सारे कैसे होंगे, N14 के होंगे। तो इसीलिए क्या हो रहा है, N14 का जो बैंड है वो जैसे जैसे हम जनरेशन बढ़ते जाते हैं वो आपका मोटा होता जाता है, और N15 का जो बैंड है वो आपका शॉर्ट होता जाता है। तो N14 का जो बैंड है वो आपका ब्रॉडर होता जाएगा और थिन होता जाएगा आपका N15। तो इस तरीके से क्या है, ये होता है। अब ये प्रूव हो गया कि सेमी कंजर्वेटिव जो तरीका है वो डीएनए रेप्लिकेशन का है, और वो जो बाकी के दो तरीके, जो डिस्पर्सिव तरीका था दूसरा, और एक आपका कौन सा था, फुल कंजर्वेटिव, तो वो दोनों तरीके जो हैं वो फेल हो गए। उसके बाद में जो मेन है वो क्या है, आपका सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव में अब हम देख लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से
जो एंजाइम्स हैं वो काम में आते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम काम में आएंगे? तो देखिए, सबसे पहले है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये क्या करता है? रेप्लिकेशन एंजाइम होता है, मेन रेप्लिकेशन ये कर देगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये डीएनए को रिपेयर करता है। बीच में अगर कोई सीक्वेंस छूट गई है, कोई बेस पेयर का इंसर्शन छूट गया है तो उसको टेक केयर करता है। डीएनए लाइगेज, ये जोड़ने के काम में आता है। जो बीच में डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगी, अभी बताएंगे आपको, उनको मेंटेन करने के काम में आता है। फिर आपका आरएनए पॉलीमरेज रहता है और आरएनए प्राइमेज रहता है। इनिशियल आरएनए टेम्पलेट बनाने का काम करता है। आरएनए एच रहता है, ये फिर आरएनए को, प्राइमर को रिमूव कर देता है। डीएनए हेलिकेज और गायरेज होते हैं ये आपके डीएनए के अनवाइंडिंग में, क्योंकि डीएनए जो होता है आपका ट्विस्टेड रहता है आपस में, ऐसे जैसे एक चोटी रहती है वैसे रहता है। और इसके अंदर ये क्या करेगा कि किस तरीके से पूरा सेट रहता है। तो ये अल्टीमेटली आपको इतना पता रहना चाहिए कि कौन कौन से ये जो मेथड्स हैं, है ना, वो आपके यहाँ पे हैं। और देखिए, तो ये एंजाइम्स हैं, इनकी लिस्ट हमने दे रखी है, इनके फंक्शन दे रखे हैं, आप इनको याद कर लें। नेक्स्ट जो रहता है, अब हम देखते हैं कि एक एक करके डीएनए रेप्लिकेशन होगा कैसे। सबसे पहले क्या होगा, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है, यहाँ पे एंजाइम आता है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम सबसे पहले आएगा और जो हेलिक्स है इसको इसको तोड़ता हुआ चला जाएगा, यानी कि इसकी अनजिपिंग कर देगा, जो जिप की तरह ये इसको ओपन कर देगा। तो उसके बाद में हेलिकेज हो गया। अब अगर इसको आप छोड़ दोगे तो ये वापस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ए की कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है, टी की कॉम्प्लीमेंट्री जो ए होता है, तो ये आपस में ऑटोमेटिकली वापस चिपक जाएंगे। तो फिर से इसको वापस चिपकने से रोकने के लिए यहाँ पे हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन आती है, एसएसबी प्रोटीन्स, वो यहाँ पे चिपक जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि जो एक इसका एरिया है इस तरफ का, उसकी तरफ कौन ऐड हो जाएगा। ये तो जैसे मान लो डीएनए का स्ट्रैंड है ऊपर वाला, तो छोटा सा यहाँ पे आपको, क्योंकि डीएनए जो आपका रहता है पॉलीमरेज, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर ही काम करेगा। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे काम करेगा, तो यहाँ पे ये आपने इसको अलग कर दिया तो ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन गया। इसको वापस से हल्का सा डबल बनाने के लिए, शुरुआत करने के लिए, यहाँ पे एक आरएनए का टुकड़ा आता है जो कि इसको डबल बना देता है थोड़ी सी देर के लिए, और बाकी का ये सिंगल ही रहता है। तो उस केस में क्या होगा बाद में कि डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही वहाँ पे प्राइमर आके अटैच हो जाता है, आरएनए प्राइमेज आ जाता है और ये आके इसको पूरे को बना देता है। बनाने के बाद में जो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, एक्सोन्यूक्लियेज 1 रिमूव द आरएनए प्राइमर एंड इंसर्ट द करेक्ट बेसिस। इसके अंदर क्या है, करेक्ट बेस को यहाँ पे इंसर्ट कर देता है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आरएनए जो यहाँ पे आके जुड़ गया था, तो आरएनए की बेस हमें नहीं चाहिए डीएनए में, क्योंकि ये तो डीएनए है। इसीलिए हमने इसमें क्या किया है कि जो हेलिक्स, जो बाद में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी के थ्रू उसको हटा दिया जाता है, और जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बनते हैं, है ना, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनते हैं, वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जिनको बोलते हैं, उनको जोड़ने का काम है वो डीएनए लाइगेज का होता है। तो ये है, ये आप इनके सारे फंक्शंस आप ध्यान में रखें। इस तरीके से बनता है ये डीएनए है पूरा। अनजिपिंग होता है हेलिकेज से। उसके बाद में एक स्ट्रैंड जो होता है, मान लीजिए कि 3 प्राइम है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 5 प्राइम होगा। तो इसका ये 5 प्राइम से डीएनए जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन रहती है वो कैसी रहती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये कंटिन्यूअस डायरेक्शन रहती है, कंटिन्यूअस डायरेक्शन। और इसीलिए एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यू बन जाता है, जबकि ये स्ट्रैंड जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, उसके हम आगे बनेगा, फिर वैसे बनेगा। तो एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस बनता है और एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बनता है। तो जो कंटिन्यूअस बनता है वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है और जो डिसकंटिन्यूअस बनता है वो लैगिंग स्ट्रैंड होता है। अब इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए आप आगे किसको ले आते हैं, जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है उसको ले आते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि पूरा डीएनए रेप्लिकेशन आपका हो जाता है। अब जो है हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा है कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो ये हमने इस स्लाइड के अंदर यहाँ पे आपको बताया है, और साथ में इस जगह इस स्लाइड में आपको बताया। तो आप जो है इनको ध्यान में रखें, और कौन कौन से जो एंजाइम्स है कौन कौन से फंक्शन में काम में आते हैं वो आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब जो है आपके पास में ये डीएनए जो है रेप्लिकेट होकर बन चुका है। अब हमें डीएनए से आरएनए बनाना है, क्योंकि हमें पता है कि जो सेंट्रल डोगमा रहता है लाइफ का, वो क्या रहता है कि डीएनए जो है उससे आपका बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से फर्दर आपका क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो एमआरएनए से फर्दर क्या बन जाता है, प्रोटीन बनता है। तो अल्टीमेटली आपको इतना ध्यान में रहना चाहिए कि जो स्ट्रैंड जो आपका आरएनए बनाना है, जैसे मान लो कि डीएनए के अंदर ये स्ट्रैंड है, यहाँ पे सारे ए फिर टी 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 इस तरीके से है। यहाँ पे क्या होगा, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पे ए, यहाँ पे इस तरीके से रहता है। अब इनमें से एक स्ट्रैंड जो होगा वो आरएनए बनाने के काम में आता है। तो
तो उसको हम बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड। तो एंटीसेंस स्ट्रैंड को लिया जाता है, मान लो कि एंटीसेंस स्ट्रैंड है तो इसको लिया जाएगा और इस सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में आपका एमआरएनए बनाया जाएगा। तो इस सीक्वेंस को लेके इसके सामने बनाओगे तो टी के सामने क्या बनेगा, ए बनेगा, ए के सामने टी के सामने ए बनेगा, इस तरीके से ए के सामने यू बनेगा, क्योंकि एमआरएनए बना रहे हैं तो थायमीन की जगह पे ए की पेयरिंग किससे होगी, यू से होगी। तो इसीलिए ये बनेगा आपका, और ये एक्चुअली में हम देखें तो लीडिंग जो आपका स्ट्रैंड रहता है, सेंस स्ट्रैंड रहता है, उसको ही अल्टीमेटली डिनोट करता है। तो ये है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये असेंबली आ जाती है आरएनए पॉलीमरेज की, और ये फिर इस तरीके से बेस पेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। डीएनए के सीक्वेंस को चेक किया जाएगा, जैसे मान लो वो डीएनए के सीक्वेंस है, उसको देख देख के ही सामने क्या बनाए जाएंगे, आरएनए बनाए जाएंगे। अब ये देखिए आप, ऐसे एक स्टैंड आपका कोडिंग हो गया, एक आपका टेम्पलेट स्टैंड हो गया। टेम्पलेट यानी कि नॉन कोडिंग या एंटीसेंस स्टैंड जो होता है। अब आपने इस स्टैंड को लिया, इसके सामने आप धीरे धीरे बेस पेयर्स को बनाते चले गए। ये आपका जो बन गया है, ये एमआरएनए बन गया है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की वजह से। और किस किस तरीके से बनता है, कोड फॉर द प्रोटीन ऑफ द बोथ स्ट्रैंड्स, है ना। तो इसलिए क्या है, ये आपको वही चीज बताई गई है कि दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं आपके, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लो कि ये स्टैंड है, ये टेम्पलेट स्टैंड है, यानी कि इसको लिया जाएगा, इस स्टैंड को लेके फिर आरएनए बनाया जाएगा। नीचे वाला जो है ये क्या है, आपका कोडिंग स्ट्रैंड है ना, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, यानी कि आरएनए जो बनेगा वो इसके रिस्पेक्ट में ही होगा, खाली टी की जगह पे इसमें क्या होगा, यू होगा, टी की जगह पे यू होगा, बाकी सारा का सारा सेम होगा। तो देखिए इस स्टैंड को लेके आपने बना दिया, ए के सामने आपने यू रख दिया, फिर ए रख दिया, तो आप इस सीक्वेंस को और इस सीक्वेंस को मैच करोगे तो ये ऑलमोस्ट सेम है, खाली इसके अंदर क्या है, थायमीन की जगह पे नीचे क्या रहेगा आपका, थायमीन की जगह पे और यूरेसिल रहेगा। तो ये आपका एक टेम्पलेट का जो कॉन्सेप्ट है वो रहता है कि किस तरीके से ये होता है। नेक्स्ट आपका आता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है और इसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं। तो सबसे पहले तो जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड होगा उस पार्ट को हम बोलते हैं प्रोमोटर। उसके नीचे जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जिनका एमआरएनए बनाना है ये, और बाद में आते हैं आपके टर्मिनेटर सीक्वेंस जहाँ पे हमें ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करना है, ठीक है ना, ये रहता है। तो आपको पता है प्रोमोटर क्या होता है, बाइंडिंग साइट फॉर द, ये देखो मैं मिटा देता हूँ इसको ताकि आपको ध्यान में रहे। प्रोमोटर क्या रहता है कि वो जगह आर है ना, डीएनए के अंदर वो जगह जहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जिस जगह पे आके बाइंड करेगा उसी जगह को हम क्या बोल देते हैं, आरएनए पॉलीमरेज जिस जगह पे आके बाइंड करता है उस जगह को हम बोलते हैं प्रोमोटर। और स्ट्रक्चरल जीन किसको बोलेंगे, उसके आगे जिनका हमें क्या बनाना है, एमआरएनए बनाना है, जिनका ट्रांसक्रिप्शन करना है। टर्मिनेटर साइट वो होती है, नाम से पता चल रहा है आपको, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है एंड में आके। तो ये प्रोमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन और वो टर्मिनेटर साइट, इस तरीके से ये पूरा अरेंजमेंट रहता है, आपको इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो आता है, ठीक है ना, नेक्स्ट जो आता है आपका वो आएगा कि मोनोसिस्टोनिक और स्ट्रक्चर्स, और कौन सी आती है आपकी, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक जीन्स। तो इसमें आप देखिए अगर ए जीन ये रहा है, देखो एक्सोन इंट्रॉन एक्सोन इंट्रॉन एक्सोन इंट्रॉन, और ये है आपका पॉलीसिस्टोनिक जीन ऐसे, जो कि आपको मिलता है प्रोकैरियोट्स में, ये मिलेगा आपको यूकैरियोट्स में। इसीलिए क्या है इसमें आप देखिए कि जो जीन है वो कंटिन्यू ना होके क्या होता है, बीच बीच में जो नॉन कोडिंग पार्ट्स होते हैं, इंट्रॉन होते हैं, उनसे क्या है घिरा रहता है, बीच बीच में इंट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो उस केस में हमें इसकी स्प्लाइसिंग और बाद में जो एडिटिंग है वो करनी पड़ती है, जबकि यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक प्रोमोटर से एक दो तीन चार जो जीन्स हैं वो सारे के सारे एक ही सीरीज में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो एक्सोन जो होते हैं वो एक्सप्रेसिव पार्ट होते हैं, और जो इंट्रॉन होते हैं वो नॉन एक्सप्रेसिव पार्ट होते हैं, वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। अब देखिए आप, सबसे पहले जो है ये डीएनए है, डीएनए से हमें एमआरएनए बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर से बाइंड करेगा। अब प्रोमोटर को आइडेंटिफाई करवाने के लिए एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, वो सिग्मा फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और ये सिग्मा फैक्टर जो है फर्दर क्या करेगा, ये सिग्मा फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज को इस जगह पे बाइंड करवा देगा। करवाने के बाद में क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा, तो इसमें से एक सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए जो है वो बनता हुआ चला जाएगा। जैसे ही टर्मिनेटर सीक्वेंस आएगी, ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से सेपरेट हो जाता है और एक नया फैक्टर आके यहाँ पे जुड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं आपका रो फैक्टर। रो फैक्टर जैसे ही यहाँ पे आके जुड़ता है और ये इसका टर्मिनेशन करवा देता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा और उसको नीचे साइड में हटा देगा, तो अल्टीमेटली आरएनए जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तीन तरीके से होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका
ये इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज जो काम में आते हैं हमारे, वो ये हैं। आर देखो, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो आरआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो एमआरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो क्या बनाता है, टीआरएनए बनाता है। तो ये आपको इतना रिमेंबर रहना चाहिए। ये पूछ लेते हैं कई बार कि 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज के नाम बताइए और उनके बारे में उनको मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ये आ जाता है आपका। अब क्या होगा कि इस तरीके से हमारा जो मैंने बताया था आपको कि एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन इस तरीके से यूकैरियोट्स में रहता है। तो अब हमें क्या करना है कि जब इसका आरएनए बनाएंगे तो इंट्रॉन वाले पार्ट का भी आरएनए अल्टीमेटली बन जाएगा, और हमें तो उसको हटा के बाहर बाहर फेंक देना है। तो इसीलिए क्या है कि उसकी स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर इंट्रॉन वाले पार्ट को हटा दिया जाता है। तो स्प्लाइसिंग वाले प्रोसेस में क्या होगा, जो स्प्लाइसोसोम्स होते हैं वो आके जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अभी आपका रो फैक्टर आया था, फिर ये नया नया सिंथेसाइज आरएनए यानी कि जो एचएनआरएनए है वो बन गया। ये एचएनआरएनए अनप्रोसेस्ड है, यानी कि इसके अंदर आपके इंट्रॉन भी प्रेजेंट है बीच बीच में। हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या, आपके कोडिंग पार्ट चाहिए, एक्सोन चाहिए। तो आप इंट्रॉन वाले पार्ट पे आके स्प्लाइसोसोम्स की स्ट्रक्चर आती है, वो चिपक जाती है और इनको हटा देती है, और बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको येलो पार्ट यानी कि ये जो मेन एक्सोन वाला पार्ट है ये इसके अंदर बचता है। नाउ इट इज द फुली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए कॉल्ड द एमआरएनए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए बोलते हैं। स्प्लाइसिंग क्या होता है, एचएनआरएनए के अंदर इंट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है और स्प्लाइस कर दिया जाता है। कैपिंग दूसरी प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या होता है 5 प्राइम के ऊपर कैप लगा दी जाती है, 5 मिथाइल गुआनोसिन की कैप लगाई जाती है, और 3 प्राइम के ऊपर टेल लगा दी जाती है पॉली ए। पॉली ए का मतलब है कि एडेनिन 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 एडेनिन, इस तरीके से जो है आपने इसके ऊपर क्या है पॉली ए की टेल लगा दी है। तो ये रहता है पूरा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका ये आता है। तो इस तरीके से आपका पूरा क्या रहता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा। इस चैप्टर में हमने अब तक डीएनए पढ़ लिया, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लिया, और आपने ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में हम करेंगे जो आगे का पार्ट आएगा आपका, वो इससे रिलेटेड होगा, ट्रांसलेशन से रिलेटेड, और आगे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो भी इसके अंदर कवर अप किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।